अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे नौजवान नेता जिन्होंने कम उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन अपनी बात बेबाकी से कहते हैं, हिम्मत से कहते हैं। बहुत सारे विवाद, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इनको लेकर खड़ी होती रहती हैं। प्लीज वेलकम कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट। और आपकी अदालत में आज हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार जो राजस्थान की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, सचिन को अच्छी तरह पहचानते हैं। प्लीज वेलकम संजीव श्रीवास्तव। आज के जज संजीव श्रीवास्तव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए रजत साहब। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे सचिन पायलट पर, एक नजर सचिन पायलट के पॉलिटिकल करियर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट नए जमाने के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनके पास अपना सपोर्ट बेस है। सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट ने राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर 7 साल काम किया और राजस्थान में अपनी पार्टी के लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेट प्रेसिडेंट रहे। सचिन पायलट के नेतृत्व में 2018 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। कांग्रेस ने उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अनबन के बाद सचिन पायलट ने मंत्री पद छोड़ दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट अपना चुनाव तो जीते, पर कांग्रेस की हार हुई। सचिन पायलट अब कांग्रेस संगठन में महासचिव हैं और उनके पास छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। सचिन पायलट सिर्फ 26 साल की उम्र में लोकसभा के मेंबर चुने गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सचिन पायलट के पास कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज था। ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे। सचिन पायलट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूथ ग्लोबल लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। सचिन पायलट की एक और पहचान है टेरिटोरियल आर्मी में रेगुलर ऑफिसर कमीशन किए जाने वाले पहले यूनियन मिनिस्टर के तौर पर। सचिन पायलट अब टेरिटोरियल आर्मी की 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पर हैं। वॉटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MBA सचिन पायलट आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सचिन पायलट पर। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट पर आरोप है कि ये राजनीति के खेल में मिसफिट हैं। सचिन, आपके पिता राजेश पायलट ने आपको जिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भेजा था अमेरिका में पढ़ने के लिए, उससे जो लोग निकले उनकी लिस्ट में देख रहा था, एलन मस्क, वॉरेन बफे, सुंदर पिचाई, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर कमाए, और आप उस रास्ते पे जाने के बजाय राजनीति में आ गए। इस देश में अगर शिक्षित लोग, कुछ प्रिंसिपल्स, कन्विक्शंस को मानने वाले लोग और अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग राजनीति में आते हैं, चाहे किसी पार्टी में भी हों, तो ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। अब कौन चाहेगा कि कम पढ़े लिखे लोग इस देश का नेतृत्व करें या देश में कानून बनाएं? तो अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे तो लगता है कि आपको खुश होना चाहिए कि ये इलॉन मस्क को फलां आदमी इतने अरबों रुपये कमा रहे हैं और
और उस इंस्टीट्यूट से जो शिक्षा मैंने ग्रहण करी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब मैं राजनीति में हूँ या सदन के अंदर हूँ, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, सरकार में, कानून बनाने हैं, लेजिस्लेशन बनाना है, डिबेट करनी है, दुनिया के लोगों से बात करनी है, तो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा, सबको अच्छा लगता है कि भाई हमारे देश में कोई अच्छा पढ़ने वाला लेकिन इस व्यक्ति है। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, धक्के नहीं खाने पड़े, पैराशूट से उतरे, सीधे पार्लियामेंट पहुंच गए। अब ऐसा है कि ये बात सही है कि आपने कहा कि मुझे बहुत कम उम्र में मेरी पार्टी ने मौका दिया, लेकिन जिस 25 लाख लोगों के क्षेत्र से हम चुनकर आते हैं, उनके विवेक को हमको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने भी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनकर भेजा, पहली बात। दूसरी बात मैं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी राजनीति में थे, तो उसका मुझे लाभ मिला कि मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने गया, लोग मुझे जानते थे, लेकिन जब 5 साल के बाद मैं दोबारा चुनाव लड़ने गया, या थर्ड टाइम मैंने चुनाव लड़ा, या चौथी बार मैंने चुनाव लड़ा, तो लोगों ने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी, भाई तुमने क्या किया है, तुम किसके बेटे, भतीजे, देवते, पोते, अलग बात है, लेकिन आपने खुद क्या किया है। तो जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो वो अपनी काबिलियत पे जीतता है। मुझे लगता नहीं कि आप रिश्ते निकाल कर 3 या 4 बार चुनाव जीत सकते हो। पहली बार आपको मदद मिलती है उस दरवाजे में अंदर घुसने के लिए, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है रजत जी कि क्योंकि लोग आपको जानते हैं या आपको आपके नाम को जानते हैं, तो आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं कम से कम कि आपको अपने पिता या दादा या मामा नाना तक करना है या उससे बेहतर परफॉर्म करना है। तो एक बर्डन भी रहता है, एक प्रेशर रहता है, लेकिन उसको मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक चुनाव जीती, और ऐसी लंबी लिस्ट है जो लोग राजनीतिक परिवार से आते हैं लेकिन उनकी पार नहीं पड़ पाती है, क्योंकि पब्लिक जो जज है, पब्लिक का जो वोट पड़ता है, वो अपने विवेक से डालते हैं, उसका सम्मान हमको करना चाहिए। पहली बार जब आपको भाषण देना पड़ा था तो मैंने सुना आपके हाथ पैर फूल गए थे। मेरे तभी फूलते हैं, आपके अदालत में बैठ के सोच रहा हूँ पता नहीं क्या पूछ लेंगे। नहीं, लेकिन जो पहला मैंने भाषण दिया था वो बाय चांस मुझे देना पड़ गया था। मेरी मदर चुनाव लड़ रही थी और मैं बहुत छोटा था, मैं कल 12-13 साल का था, तो मुझे अचानक वो गाँव के एक सरपंच ने कहा कि वो इनके बेटे बैठे हैं, वो भी आके भाषण देंगे। तो मैं इतना घबरा गया रजत जी, भाषण देते देते मैं 1.5 या 2 मिनट बोला हूँगा, मुझे लगा कितने घंटे हो गए हैं, जल्दी ये भाषण ख़त्म हो और मैं छोड़ के भागूँ वहाँ से। बट वो बड़ा एक ऐसा वाक़या है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। आपके पिता राजेश पायलट मल्टी डायमेंशन थे, वो कश्मीर की राजनीति भी उतना इंटरेस्ट लेते थे जितना पंजाब के टेररिज्म में, जितना नॉर्थ ईस्ट में, और हर जगह और हर पार्टियों में उनके दोस्त थे, और उनकी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। तो आपके अंदर भी ऐसी कुछ सपने हैं, महत्वाकांक्षा है? देखिए, राजनीति में पद और पोस्ट अपने काम और मेहनत से मिलते हैं, लेकिन कब किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करना हमारे हाथ में है, और मुझे भी राजनीति में लगभग 23-24 साल हो गए, और मुझे मेहनत करने का शौक़ है और मुझे कामयाबी हासिल करने का शौक़ है। मेरा मन करता है कि मैं कुछ काम करूं तो शिद्दत से करूं, मेहनत से करूं और कामयाबी प्राप्त करूं, लेकिन मुद्दों की कामयाबी होनी चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लाभदायक नहीं रहता है। मेरी एम्बिशन यही है कि मैं मेरी पार्टी के लिए काम करूं, और आज हमारी पार्टी को बहुत ज़रूरत है मेहनत करने की, चुनावों को जीतने की, तो उस दिशा में अपना पूरा मैं फोकस ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पार्टी को ज़रूरत तो है बहुत मेहनत करने की। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, 1-2 सवाल अभी ले सकते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आप रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या कब जाएंगे? जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा, और कई बार जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस मंदिर के लिए हमें कौन न्योता दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, और कब जाना ना जाना ये और कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि मेरा धर्म, मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरी आस्था, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। मैं किस मंदिर में कब जाऊंगा ये निर्णय मेरा है। बुलावा आएगा, मैं पक्का जाऊंगा, और मुझे लगता है कि ये सोच और व्यापक बननी चाहिए, क्योंकि राम के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं होती है, और राम किसी एक ही मंदिर में हो या एक ही क्षेत्र में हो ऐसा नहीं है। राम सबके हैं और हम राम के हैं, तो इसमें कोई विवाद होने की बात ही नहीं आती है। लेकिन सचिन, हमारे तो जीवन में शुरुआत ही राम राम से होती है। मुझे याद है राजेश पायलट तो जिसको मिलते थे सबसे पहले राम राम कहते थे। हम भी कहते हैं। आप यह जब मुलाकात होती है राजस्थान में गांव में किसी से, आप कभी जाके मिलिए, तो राम राम सा एक ग्रीटिंग है जो हर व्यक्ति, हर जाति, हर बिरादरी का हर व्यक्ति बोलता है।
तो मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारे कुछ साथी जो बोलते हैं कि साहब ये कांग्रेस के लोग इसको कम या ज़्यादा मानते हैं, मैंने कहा सबसे ज़्यादा राम राम तो मैं करता हूँ, सुबह शाम हज़ारों बार करता हूँ, तो भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, और जितना ज़्यादा उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो फिर सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो निमंत्रण मिला था क्यों नहीं स्वीकार किया? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि निमंत्रण दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है, क्योंकि ये कोई ऑल पार्टी मीटिंग तो है नहीं, ये न्यायपालिका के माध्यम से सबके संतोषजनक विचार सुनने के बाद एक निर्णय लिया, इसका सबने स्वागत किया और हर लोगों ने खुशी खुशी मन से ये प्रसन्नता जाहिर करी कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन उसमें कब कौन कहाँ जाएगा, ये एक या दो लोग निर्णय लें ठीक नहीं है, पहली बात। अब शंकराचार्य उस मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उनके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा दल, हमारी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, जिस मंदिर में जब जाना है, जब भजन कीर्तन करने हैं, कब व्रत करना है, कब जो करना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। और लेकिन इसका अगर हम इस्तेमाल करें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, उसको मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। इसलिए हमें लगा कि हमारे जब मन करे तब जाएंगे, और न्योता देने वाला तो ऊपर वाला है, और जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे, कौन रोक रहा है हमारे? ना तो वहाँ जाने को कोई मजबूर कर सकता, ना कोई रोक सकता। लेकिन ये जिस प्रकार से इसका पूरा एक मैनेजमेंट किया गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखकर किया गया, तो तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया गया, किसी को, मुझको तो इनवाइट नहीं किया, और ना मुझे न्योता चाहिए। मेरा जब मन करे तब जाऊंगा मैं तो, और डंकी की चोट पे जाऊंगा, कौन रोकने वाला है हमारे को? कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, प्रमोद कृष्णम हैं, ये लोग वहाँ गए और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इस निमंत्रण को ठुकरा करके अच्छा नहीं किया, ये भगवान राम का अपमान किया। इसमें हमेशा दो राय होती हैं, कोई कहेगा अच्छा, कोई कहेगा बुरा, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। कुछ हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये इस निर्णय से खुश नहीं हैं या इसमें संकोच करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम सब जिस धर्म को मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, ये हमारा व्यक्तिगत हमारे घर और हमारे हृदय की बात है, हम किसको क्या करते हैं। लेकिन इनविटेशन मुझे लगा कि जो था वो जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन तमाम दलों को इनवाइट किया गया, बहुत कम लोग उसमें गए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति लोग दिखती थी उन लोगों को, इसलिए उन्होंने मना किया उसमें जाने से। अब मुझे बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? उन लोग, देखिए ये तो ऐसा है उनकी, लेकिन जो 1,28,00,000 लोग नहीं गए या 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से कोई न्योता आया किसी को जाने का? मुझे भी नहीं आया, लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़्यादा हमसे वो ज़्यादा, कंगना रनौत को भी आया, उनको भी आया। तो अब ये लिस्ट जो है कौन बना रहा है भाई? ये जो लोग बैठे हैं ये निमंत्रण के लायक नहीं है, तो फिर ये जो पक्षपात हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये भाई, या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आप एक्टर हो, या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तभी आप राम भक्त हो सकते हैं। उसमें दो चीजें थी सचिन, एक तो 4,500 साधु संतों को, और दूसरा अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उनको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, रोज 2 लाख 3 लाख लोग जा रहे हैं। रजत जी, सिर्फ उस मंदिर में नहीं, हजारों मंदिर हैं, वैष्णो देवी है, तिरुपति है, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ निमंत्रण कौन दे रहा है? जब मन कर तब जाओ। इतने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमको निमंत्रण नहीं आया, मुझे लगता है आपको जरूर आया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो बैठ के जो टिक कर रहे हैं ना कि हाँ ना, इसको मैं गलत मानता हूँ। अच्छा ये बताइए कि राहुल जी जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे, जब उनका मन कर रहे जाएंगे, कौन रोक रहा है? लेकिन ये दिखा के जाना, कैमरा वालों को पहले फोन कर दो कि ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि बगैर दिखाए जाते हैं। राहुल जी मंदिरों में कैसे जाते हैं इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है कि बगैर दिखाए नहीं जाते। उन्होंने भी ये बातें कही है कि मैं जब जाता हूं तो मैं चुपचाप जाता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। आप व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक धारणा बनी है कि वो ना जाए तो गाली खाएं,
वो जाएं तो गाली खाएं। आप पहले मन बना लीजिए क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने हालत ही ऐसी बना ली है, कोई क्या कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं, देखिए ये कहना बड़ा आसान है कि मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, मैं जब जाता हूं किसी को दिखाता नहीं हूं, लेकिन कैसे दिखाते ये देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखाते नहीं हैं, दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको बुरी लग रही थी क्या? बड़ी अच्छी तस्वीरें तो हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है इसमें बुराई वाली बात क्या है? जहाँ तक राजनीति की बात है, गांधी जी तो सबसे बड़े देश के महात्मा थे, नेता थे। उनका हर समारोह रघुपति राघव राजाराम से शुरू होता था। वो राम राम कहते थे, उनके तो अंतिम शब्द हे राम थे। महात्मा गांधी की बात आपने करी और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हर उनका कार्यक्रम होता था रघुपति राघव राजाराम बोलते थे। लेकिन आप पूरा कहिए, उनसे बड़ा कोई धर्मनिरपेक्ष इंसान दुनिया में नहीं रहा। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कहते थे, नहीं कहते थे? उसको आप एडिट कर देते हैं, उसको बोलना नहीं चाहते हैं इसलिए क्योंकि वो आज के नैरेटिव में सूट नहीं करता। लेकिन ये देश सबका है और इन लोगों को लगना चाहिए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई बिरादरी। और वैसे ही इस देश में इतनी खाइयाँ बन गई हैं, अमीर गरीब की, गांव शहर की। तो मुझे लगता है कि हम सबको, इंक्लूडिंग आप जैसे प्रसिद्ध पत्रकारों को, ये चेष्टा करनी चाहिए कि 130 करोड़ के इस मुल्क को कैसे हम इकट्ठा जोड़ के रखें। हमको बांटने वाले आपस में, इस देश में जाति, धर्म, भाषा, गोत्र, रहन सहन, खान पीन, इतना हमारी विविधताएं हैं। हम वैसे ही बटे बटाए हैं, उसमें आप और आग में घी डालेंगे तो और फैलाव होगा। हम तो चाहते हैं कि लोग जोड़ने वाले नेता हों, जोड़ने वाले पत्रकार हों, ऐसे लोग हों जो लोगों को साथ लेकर चल सके। और इस देश की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम में इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी अलग अलग सोच है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। हम सब इस देश को अपना मानते हैं। और अगर किसी एक इंसान को भी लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं या हमारे साथ पक्षपात हो रहा है या भेदभाव हो रहा है या जुल्म हो रहा है, तो वो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक दल, किसी एक नेता, किसी एक पार्टी की नहीं है। ये सब हम मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो उस देश का निर्माण कर सकते हैं जो दुनिया में सबसे नंबर 1 बने। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सेक्शन को कहें तुम पीछे हटो, तुम आगे रहो। ये इतना बड़ा देश है रजत जी, इसमें पार्टियां आई हैं, चली जाएंगी, सरकारें बनी हैं, बिगड़ जाएंगी, लेकिन ये मुल्क, ये देश और इस देश की जनता सबसे सर्वप्रिय है। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। आपकी पार्टी में जो लोग हैं वो ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करते। अशोक गहलोत ने सबसे पहले शिकायत की कि राजस्थान से हमने पत्थर भेजा था, हमारी सरकार ने मंदिर में इतना कंट्रीब्यूशन किया था, तो हमें क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी। अब शायद मैंने कहा ना, न्योता नहीं मिला, जिन लोगों को नहीं मिला वो बात बोल सकते हैं, लेकिन ये बात सच है। अगर उस मंदिर में धौलपुर राजस्थान के पत्थर गए हैं तो उसमें तथ्य, इसमें गलत क्या बोला है और ना उन्होंने को झूठ बोला है। अगर किसी ने दान दक्षिणा करी है और राम मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने अपना पैसा दिया, चंदा दिया या कोई अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो सब रिकॉर्ड पे है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। एक और नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो विक्रम बेताल वाली कथा लागू हो रही है। जैसे विक्रम के सिर के ऊपर वेताल चढ़ जाता था, कोई वेताल चढ़ गया जो रोक रहा है राम भक्ति से। अरे अब देखिए, पार्टी में कितने सारे नेता हैं, किसने क्या स्टेटमेंट दिया उसका हर बात का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हम सब लोग इस अच्छे अवसर में, ये जो काम हुआ है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच से नहीं हुआ, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुआ है। सब लोग साथ हैं और जो पक्ष जो हमेशा लड़ते थे, जो विवाद हुआ, कोर्ट में इतने सालों तक मामला चला, वो संतोषजनक तरीके से उसका निपटारा हुआ, सबकी सहमति से सकुशल ये काम संपन्न हुआ। सब में भागीदार होना चाहिए। इसमें राजनीति कर हम वोट बटोरने का अगर काम करते हैं तो फिर हम लक्ष्य को, तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी को वोट मिल जाएंगे? वोट मिलने की बात नहीं है, लेकिन वोट लेने की कोशिश तो है ना। अब वो मिले ना मिले वो जनता बताएगी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं वो। दिग्विजय सिंह बताते ये मंदिर विधि विधान से नहीं बना, ये मंदिर आधा अधूरा बना है, इस मंदिर में कोई जा नहीं रहा, ये मंदिर ठीक नहीं है। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। देखिए, आप कभी उनको भी समझाइए। हमारी पार्टी में ये बात है कि बोलने की छूट है, तो उसका कभी कभी लोग अधिक सदुपयोग करते हैं, तो वो कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जो
हो सकता है कि पार्टी की राय से सहमत ना हो, हमारे यहाँ एक आज़ादी है बोलने की, उसका हमको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जिस स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ ऐसी बात है जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं रखता हूँ। और ऐसे भी लोग हैं, सैम पिट्रोदा जैसे लोग, जो कहते हैं कि मंदिर बनाने का क्या फ़ायदा, हॉस्पिटल बना लेते। मैंने कहा ना, इतना बड़ा देश है, इतने सारे ओपिनियंस हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी का, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारी पार्टी की सोच, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। बाकी तो हमारे यहाँ करोड़ों पार्टी के वर्कर हैं, नेता हैं, वो क्या बात करते हैं, हर आदमी को आज़ादी है बोलने की, लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इतनी आज़ादी वाली पार्टी से मुश्किल तो होती होगी कि सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट रहा है। आप सब नौजवान लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बहुत सदियों तक, दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एवॉल्व किया है। गरीबी हटाओ से लेके राजीव जी का समय आया, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, फिर नरसिम्हा राव, तो हम अपने आप को हमने बदला आपस में समय के साथ साथ। लेकिन ये जो बोलने की बात है, ये बात मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में कभी कभी ऐसी बातें नेताओं के रूप से आ जाती हैं, और अगर वो कुछ बोल के चुप भी हो जाएं तो कुछ ऐसे मीडिया में ऐसा करंट है, उनको ज़्यादा उछाल के दुनिया में दिखाने का भी एक शौक बन चुका है। और भाजपा का कोई व्यक्ति बोल दे गलत बात भी, मजाले को दिखा दे उसको, वो ना 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 वो बड़े से बड़ा कोई गलती कर दे, बड़े से बड़ा कोई बात बोल दे, तो वो ऐसे गायब होती है जैसे कभी बोली नहीं गई थी। तो खैर ये सब अब समय की बात है। आपकी गलतफहमी मैं जरूर दूर करना चाहता हूं। ये मन से बात निकाल दीजिए कि मीडिया में कांग्रेस को नहीं दिखाया जाता और मीडिया किसी डर से किसी को नहीं दिखाता, ऐसा नहीं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि यहाँ बोलूंगा तो दिखा सकते हैं, कहीं और बोलूंगा तो वो दिखाते भी नहीं। कम रजत जी दिखा तो देंगे ना हमारी बात को कम से कम। देखिए, कांग्रेस की बात दिखानी है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सचिन पायलट यहां बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई नाकामियां हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया क्रेडिट पाने के लिए, लेकिन आज क्रेडिट बीजेपी लेके जा रही है, ऐसा क्यों है? बहुत इसका लंबा इतिहास है, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, कोर्ट के निर्णय आ गए। अब बात जहाँ तक लेने की क्रेडिट की बात है, वो सबको छूट है, लेकिन मुझे लगता है आज हम इन बातों को पीछे छोड़ के, विवादों को, हिंदू मुसलमान को, मंदिर मस्जिद की बात छोड़कर, अब जो कोर्ट का निर्णय आया है, एक भव्य मंदिर बन गया है, सबकी आस्था जुड़ी है, एक अच्छे माहौल में इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को कह के किसने क्या किया नहीं किया, उसका कुछ लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए इन बातों को भूल के आगे बढ़ना। वो इसलिए कह रहे हैं सचिन, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिसमें कमलनाथ जैसे लोग हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि ताला तो हमने खुलवाया था, शिलान्यास तो कांग्रेस के टाइम पर हुआ था, और उनकी बात सही है, क्रेडिट बीजेपी ले गई। नहीं, देखो, जो फिर बहुत सारी बातें बीच में हुई, उससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को अब इस मुकाम के आगे देखना पड़ेगा कि देश और समाज आगे कहाँ जा रहा है, किसने क्या किया नहीं किया, उस बहस में पड़ेंगे तो हम पीछे की तरफ देखेंगे, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। तो एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सचिन पायलट पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं एक थी कांग्रेस, और कांग्रेस के एक नेता जवाब देते हैं एक था जोकर। आपने कभी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से इस बारे में बात की है? अब आप इसको कितना कुरेदोगे बता दो मेरे को अभी से। आपकी मैं बात मान लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कुरेद। बहुत इतना कुरेदने की बात कह रहे हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी में कंफ्यूजन है। सचिन, आप पार्टी के महासचिव हैं, बहुत सारे लोग आज के लिए कहते हैं कि देश में चुनाव होने वाला है, 100 दिन बचे हैं, और आपकी पार्टी की सारी ताकत न्याय यात्रा निकालने में लगी है। चुनाव की चिंता नहीं है? देखिए, जो राहुल गांधी जी की जो पहली यात्रा थी रजत जी, वो आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्र नेता ने इतनी व्यापक यात्रा निकाली नहीं थी। 4,500 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और उस यात्रा का जो रिस्पांस मैंने खुद देखा था वो अभूतपूर्व था। और
लोगों ने डिमांड किया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने डिमांड किया कि लोकसभा से पहले एक पूरब से पश्चिम यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि समय कम था, इसलिए इस यात्रा को मिक्स रखा गया है, बस में भी है और पैदल भी है। यात्रा निकालने का जो निर्णय था वो पार्टी का था, और हालांकि ये वोट बटोरने की यात्रा नहीं है, पॉलिटिकल एंगल से नहीं है, लेकिन उस यात्रा में जो संदेश था और अभी भी है वो है कि जो लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, अब यात्रा निकली रजत जी, आप जानते हैं इम्फाल से मणिपुर में क्या हालात हुए हम सब जानते हैं। वहाँ पर व्यापक हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, मर्डर, बलात्कार, मतलब वहाँ बहुत हालात ख़राब थे। तो उन लोगों की बात सुनने के लिए, मरहम लगाने के लिए, और न्याय जब बोलते हैं तो चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, उनको न्याय मिलना चाहिए शासन से, और विपक्ष में रहते हुए ऐसी मांग करना कोई गलत मांग नहीं है। अब चुनाव होगा जब गर्मियों में होगा, लेकिन अगर जनवरी से मार्च तक 50-60 दिन तक राहुल गांधी जी और सब निकल रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर रेखांकित कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो उसमें मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। और ये तब हो रहा है जब पूरी पार्टी ने कहा कि पहली यात्रा थी वो बहुत कामयाब रही, कि लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ। और ये बात ठीक है, चुनाव हम कर्नाटक जीते, मध्य प्रदेश हार गए, हार जीत होती रहती है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, और उन्हीं मुद्दों को अगर हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो उसमें पार्टी को भी फायदा मिलेगा, लेकिन देश को भी फायदा मिलेगा। देखिए, ऐसे समय में जब आपने बहुत सारी विरोधी दलों के साथ अलायंस किया है, जिस समय सीट शेयरिंग के डिस्कशंस हो रहे हैं, जिस समय इस पर चर्चा हो रही है कि पंजाब में किसके साथ अलायंस होगा, कितनी सीटें होंगी, उस समय पार्टी की लीडरशिप, राहुल गांधी मेनली हैं जो फैसले लेते हैं, वो है ही नहीं यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी में आज अध्यक्ष खरगे साहब हैं और खरगे साहब ये सब जानते हैं कि खरगे साहब कैसे अध्यक्ष हैं। नहीं, आप कुछ भी कहें, लेकिन जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, और हमारी एक कमेटी है, इंडिया अलायंस का एक ग्रुप है, वो सारा काम चल रहा है। और जो सीट शेयरिंग का इशू है, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स में हो, नेताओं से बात करने का हो, कैंपेन बनाने का हो, वो सब काम पैरेलली चल रहा है। काम कुछ रुका नहीं है, क्योंकि चुनाव सामने है, लेकिन यात्रा का एक अनूठा अनुभव पहले रहा, उसको दोबारा रिपीट करने का मन कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन इंडिया अलायंस का, सीट शेयरिंग का, कैंपेन का, स्ट्रेटेजाइजिंग का, हम सब काम कर ही रहे हैं। कहाँ ऐसी बात से सुनते हैं, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं एक थी कांग्रेस, और कांग्रेस के एक नेता जवाब देते हैं एक था जोकर। भाई, वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसी ने काउंटर किया, तो थोड़ी बड़ी खींचतान तो चलती रहती राजनीति में। उसका क्या जवाब दें इसका? तो ममता बनर्जी ने कहा कि लेफ्ट वालों के साथ वो बिल्कुल नहीं बैठेंगी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को आजकल लेफ्ट वाले चलाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ममता जी बड़ी सम्मानित नेता हैं और कई बार मुख्यमंत्री बनी बंगाल की, और उनका एक स्टैचर है बंगाल के अंदर। लेकिन इंडिया अलायंस है, इसमें सब बराबर की हिस्सेदारी है। बंगाल में सीट शेयरिंग कैसे होगा उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, परिणाम बहुत जल्द निकलेगा। लेकिन जो उद्देश्य ये है कि जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, आप उन सब का पार्टीज का वोट अगर जोड़ लेंगे तो 60% से ज़्यादा वोट मिला है, और जो एनडीए पार्टनर्स थे उनको 35% से कम वोट मिला था। तो चिंता ये है भाजपा को कि अगर इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स साथ मिलकर लड़ेंगे और चुनाव अगर 1-to-1 हो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो ज़्यादा चिंतित हैं इंडिया अलायंस की यूनिटी से। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, देखिए, हर रीजनल पार्टी का एक महत्व है, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पंजाब हो, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर अगर भाजपा को कुछ चुनौती दे सकता है नेशनली, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और हम सब समझते हैं कि हमको कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा सीट शेयरिंग करने के लिए। हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चुनाव जीतना जरूरी है जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए। मजबूत विपक्ष रहेगा तो डेमोक्रेसी थ्राइव करती है। इसलिए इंडिया अलायंस के जो हमारा गठबंधन हुआ है वो मुद्दों को लेकर हुआ है, और बहुत जल्द सारी बातें सेटल कर हम लोग सीट शेयरिंग कर लेंगे। चिंता नहीं है कि समय कम बचा है और अभी ये तय नहीं हो पाया कि इस अलायंस का कन्वीनर कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? नहीं, हम लोगों ने, दूल्हा है नहीं, बारात आ गई। नहीं, अगर बहुत पहले निर्णय लिया गया था कि हम किसी पद की महत्वाकांक्षा रखते हुए नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, और कौन किस पद पर बैठेगा वो निर्णय समय पर लिया जाएगा। पहला उद्देश्य ये है कि हम यूनिटी करें। आसान नहीं है रजत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे दल हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग लोगों की सोचने का तरीका, कई बार हम आपस में लड़े भी हैं एक दूसरे के सामने। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े देश में अलग अलग पार्टीज़ को साथ लेकर आना और स्मूथली उसको आगे ले जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सबको लगा कि ये ज़रूरी है, इसलिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ। और मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के गठन से विपक्ष की जो यूनिटी है
वो अगर मजबूती से आगे बढ़ती है तो एक अच्छा चुनाव होगा एनडीए के साथ। और मत भूलिए एनडीए के जो पार्टनर्स थे, चाहे वो अकाली दल था, चाहे वो शिवसेना थी, चाहे वो जेडीयू, अलग अलग बीजेपी के छोड़े चले गए। अब बीजेपी को लगता है कि अपने दम पर ही वो पूरा मैदान फतेह कर लेंगे, तो पता पड़ जाएगा जब चुनाव आएंगे लोकसभा के। आप कह रहे हैं कि हम इश्यूज पर लड़ेंगे। अब एक सबसे बड़ा इशू पिछले 9 साल से जो राहुल गांधी के दिमाग में है वो है अडानी। वो कहते हैं कि मोदी जी ने अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए, उनको ज़मीन दे दी, उनको फेवर कर दिए, उनको पोर्ट दे दिए। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अभी मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के, और बनते ही पहला एग्रीमेंट उन्होंने अडानी के साथ साइन किया है 12,400 करोड़ का। कोई भी उद्योगपति है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो किसी कंपटीशन में, किसी बिडिंग में कहीं क्वालिफाई करता है और वो राज्य में इन्वेस्ट करता है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि पैसा आए, निवेश हो, रोजगार मिले, उद्योग लगे, क्योंकि बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नियम कानून को ताक पे रखकर ऐसा कोई रास्ता निकालें कि देश का जितना भी बड़ा खान, खदान, बिजली घर, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ एक या दो लोगों को देना चाहें, तो देश की संपत्ति है, उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें शक की गुंजाइश है, तो कृपया करके पारदर्शिता बरती जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली काम हो। सचिन, राजस्थान में आपकी सरकार थी, 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइन किया अशोक गहलोत की सरकार ने। आप उस सरकार का हिस्सा थे। मैं ऐसा नहीं था, पहली बात आप करें तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करो, लेकिन कंपटीशन से बिडिंग हो, आप क्वालिफाई करो, आप नियम कानून का पालना करो, इन्वेस्ट करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जब अडानी जी आपकी अदालत में, मैंने उनसे पूछा आपको ये सब मिला, उन्होंने कहा मैं एक चीज का हिसाब दे सकता हूं, सारा कुछ मैंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग से लिया है और कोई फेवर नहीं मिला। जी, लेकिन उनको लगता है कि राहुल जी को पता नहीं क्या परेशानी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आए थे जिसमें स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। और देखिए, आप और हम जानते हैं जो बिडिंग प्रोसेस है उसको कैसे कभी कभी मैनेज किया जा सकता है, तो उसमें कई अगर शक की जहां गुंजाइश कांग्रेस आती की है, सरकार होती है वहां मैनेज नहीं होता, जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां मैनेज होता है। नहीं, ये तो बात हम करें राष्ट्र लेवल की। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकते। देखिए, भाई, आप 9 साल से लगातार अंबानी अडानी को गाली देंगे और फिर कांग्रेसी सरकारों में उनको कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। अगर किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ट्रांसपेरेंटली कुछ काम करना चाहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, करना चाहिए। और अगर नॉन ट्रांसपेरेंटली करें, चाहे कांग्रेस की सरकार ही क्यों ना हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा तो इतना मानना है कि मापदंड बराबर होने चाहिए। अगर कहीं लोगों को आशंका है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, या कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या कोई रिपोर्ट ऐसी आ रही है जहाँ पे हमें लगता है कि उसमें कुछ गलती हुई है, तो वो सही नहीं है। मुश्किल हो रहा है अपने डिफेंड करना। बिल्कुल नहीं, क्या मैं देखिए, जब हम सरकार में थे यूपीए में, तो आए दिन आरोप लगते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, कुछ प्रूव नहीं किया। 2G स्कैम, CAG स्कैम, पता नहीं क्या स्कैम बोलते थे, आज तक कोई सामने कुछ आया नहीं है। हम कहते हैं आप इतना बोलते थे, अगर आपके राज्य में अगर कहीं कोई सवाल पूछता है तो कृपया के जवाब दे दीजिए। मैं तो किसी को दोषी करार नहीं कर सकता हूँ, भाई जज तो आप लोग हैं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ सकता हूँ। विपक्ष में रहकर अगर विपक्ष सवाल भी ना पूछे, अब आप सवाल पूछो तो 150 सांसदों को आप बाहर निकाल दो, सवाल पूछो तो आप बोलो आप देशद्रोही हो, सवाल पूछो बोलो आपने ऐसे किया वैसे किया। अगर कोई सवाल आता है तो पार्लियामेंट में अगर, क्योंकि मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सेबी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है या कोई किसी ने कोर्ट में कुछ डाल दिया है, तो सरकार को अपना ऑनेस्टली आंसर दे देना चाहिए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको लटकाना, ये करना, वो करना, इसलिए विवाद पैदा होता है। जनता से पूछते हैं सवाल। कमलनाथ जी ने बजरंगबली की मूर्ति बनवाई, सिद्धारमैया ने राम मंदिर बनवाया और केजरीवाल जी हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी को राम नाम से कोई दिक्कत है? ये एक धारणा बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी को किसी से परहेज है। हर व्यक्ति का, उसकी आस्था, उसका धर्म, वो किसको पूछता है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कुछ लोग इसका बखान ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार का आरोप कोई लगाते हैं राहुल जी के बारे में, वो आरोप सही है। लोगों को तकलीफ होती है जब आपके अलायंस में सहयोगी दल है DMK, उसके नेता हैं स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, वो कहते हैं सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, जैसे इन बीमारियों को ख़त्म करना है, ऐसे सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। बहुत गलत बोलते हैं, अगर बोला है, मैंने देखा उनका स्टेटमेंट, क्योंकि बात स्टालिन के बेटे की नहीं है, बात स्टालिन के बेटे की नहीं है, बात सिर्फ सनातन धर्म की नहीं है। कोई भी इंसान हो, किसी के बारे में या किसी के आस्था के बारे में, किसी के धर्म के बारे में
अगर गलत बोलता है तो उसको मैं बहुत गलत मानता हूँ, उसको अस्वीकार्य मानता हूँ। और ये बात कोई भी बोल सकता है, और जो बोलेगा उसको मैं गलत मानूंगा, वो चाहे हमारा एलाई हो, विरोधी हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग संविधान की पद की शपथ लेके पदों पर बैठे हैं, उनको तो और केयरफुल होना चाहिए। आप अगर मंत्री हैं स्टेट गवर्नमेंट में और फिर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो बहुत गलत बोल रहे हैं, और जिम्मेदार लोगों को इस प्रकार की बातें बोलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उनके एक और एमपी हैं सुनील सेंथिल, पार्लियामेंट में रहे हैं। उन्होंने राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को कहा ये गौमूत्र स्टेट्स हैं। अब फिर मैं कह रहा हूँ, अब मुझे जानते नहीं कौन सा ही सांसद है, लेकिन अगर ऐसी बातें कोई बोल रहा है, सुनील सेंथिल उनका नाम है, डीएमके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं तो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो खुद का ही अपमान कर रहे हैं। वो अपमान, क्योंकि ना तो उनको समझ है और ना उनको शिष्टाचार की पहला उनको ज्ञान है कि किसी के बारे में, हम सब अगर एक ही देश में रहते हैं, अलग अलग राज्यों के बारे में टिप्पणी करना या किसी जातीय धर्म को अपमानित करना ये शोभा नहीं देता है। लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर, आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसी बातों को निंदा करना, कंडेम करना, ये नहीं किया गया। क्यों नहीं? कि आप मुझसे पहले पूछते, मैं पहले कर देता। जो तमिलनाडु के नेता का नाम बता रहे थे, उन्होंने बोला होगा उनकी अपनी कुछ अलग पॉलिटिक्स होगी, लेकिन छोटे मोटे लक्ष्य हासिल करने के लिए हम किसी को अपमानित करें, अपशब्द बोलें, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाएं, ऐसी सफलता का भी क्या फ़ायदा? और सफलता हासिल करनी है तो अपने कामों से करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो किसी की बड़ाई करके आप सफलता हासिल कर सकते हो, वो किसी को नीचा दिखा के नहीं कर सकते हो। आप मान सम्मान दो, आप अपनी लाइन लकीर लंबी खींचो, आप बड़ा दिल रखो, आप अपनी कभी कभी गलती होती है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ रजत जी, बहुत विराट वृक्ष का दिल का व्यक्ति होता है जो अपनी गलती को मान सकता है। और राजनीति में अगर हम कभी कभी गलती करते भी हैं, इतना कलेजा होना चाहिए बोले कि हाँ मैंने गलती की है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ को मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई हम सर्वगुण संपन्न हैं, हम तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, गलत बोल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है। ये अच्छी बात कही आपने। सर, माहौल बहुत सीरियस हो गया है तो एक लाइट सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि आजकल हमने सुना है आप सिंगल हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो बहुत सारी लड़कियां पूछना चाहती होंगी आपसे। नहीं, आपने ठीक सुना है आपने। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सचिन पायलट पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। आपने कभी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से इस बारे में बात की है? अब आप इसको कितना कुरेदोगे बता दो मेरे को अभी से। आप 1.5-2 साल हो गए उस बात को क्या जा रहा है। इसको कुरेदने की बात नहीं है, ये बातें वो हैं जिस पर आपने कभी सीधे सीधे जवाब नहीं दिए। आपको मैं और सीधे क्या जवाब दे सकता हूँ? आप मुझे पूछ रहे हो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आपकी मैं बात मान लेता हूँ तो ज्यादा नहीं कुरेदे। बहुत इतना कुरेदने की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट पर आरोप है कि ये राजस्थान में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार हैं। सचिन, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर आप अशोक गहलोत से न टकराते, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद ऐसी हालत नहीं होती। देखिए, हम लोग चुनाव हारे, और हारे हम तीनों स्टेट्स में हैं, जिसका मुझे बड़ा खेद है और दुख भी है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हम चुनाव हारे। और रजत जी, राजस्थान में 2023 में हमारे यहाँ 200 सीटें विधानसभा की। इस बार हम लगभग 70 सीट जीते हैं इस बार। और जो आपने आरोप लगाया कि मेरी वजह से टकराव है, और इल्ज़ाम ये लगाया कि अगर मैं ये करता वो करता सरकार बन सकती थी, तो 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ अगर, तो 2023 के परिणाम आपने चर्चा करी। 2013 में हमारे 200 में से 21 एमएलए जीत कर आए थे, तब तो मेरा कोई योगदान नहीं था। उससे पहले 50 जीत कर आए थे। तो ये कहना बड़ा आसान है, और अगर हम चुनाव जीत जाते तो फिर हम क्या बोलते? तो अब आप श्रेय देते हमारे को कि आपने मिलकर लड़े। तो ये जो
ऐसा है, इस चुनाव में हमने सब ने मिलकर मेहनत करी और 30 साल से वहाँ पर 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो हम लोगों ने कहा कि इस पार्टी को तोड़ने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और हमारे कुछ इश्यूज़ थे, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमने फिर बैठ के बात करी और खड़गे जी, राहुल जी, हम सब बैठे, हम सब ने कहा कि भाई जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। हमने पूरी मेहनत भी करी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वोट प्रतिशत है वो कम नहीं हुआ है, हमारा लगभग 40% वोट है और भाजपा से हम 1.5% वोट हमारी कम आई है इस बार। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव पूरी तरह हारे हैं, हमारा मनोबल नीचे है। ठीक है, हार जीत होती है, हम 70 जीत गए 200 में से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बीजेपी की बन गई। 3 हफ्ते के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर, उपचुनाव। उस उपचुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार थे उसको बीजेपी ने मंत्री बना दिया और जब चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस वो सीट जीती 12,000 वोटों से। तो पब्लिक ने 3 हफ्ते के अंदर अंदर जनता ने दिखाया कि आप किसी को, वो उम्मीदवार एमएलए बने नहीं थे लेकिन मंत्री बना दिया उनको, फिर भी चुनाव हार गए। हम सब वहाँ कैंपेन करके आए थे और सब नेता गए थे। सचिन जी को आज से नहीं है, जब अशोक गहलोत के बेटे वैभव वो लोकसभा का चुनाव हारे थे तो उन्होंने पब्लिक लिखा था सचिन से पूछना चाहिए ये कैसे हार गया। देखिए, वो उनके जो पुत्र हैं वो मेरे साथ, उनको मैंने अपनी कमेटी में रखा था, हमने काम भी किया था। दुर्भाग्यवश सभी सीट हार गए थे उस टाइम हम लोग। और जो आप कह रहे हैं ये मैंने भी आरोप सुना है, लेकिन ये आरोप आपका नहीं, आरोप उनका है, तो मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आज सिर्फ आपके आरोपों का जवाब दे रहा हूँ मैं। लेकिन अब हार जीत होती रहती है, लेकिन मुझे लगा कि वो जो उन्होंने उस टाइम कहा वो मुझे भी अटपटा लगा क्योंकि वो उनकी सीट थी। उस टाइम का अटपटा लगा और अब जो कहा वो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट पार्टी से बगावत करके अमित शाह की गोद में जाके बैठ गए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मेरे बहुत से विरोधी बोलते आए हैं। और क्योंकि सीज़न भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा लगे हाथ इसको भी आप इसमें आरोप लगा दो। लेकिन हकीकत यह है रजत जी, पिछले 23-24 सालों से मेरी पार्टी ने मुझे जो काम दिया है मैंने उस काम को किया है। और बीजेपी के दांत खट्टे कर किसी ने राजस्थान में किए हैं तो मैंने किए हैं। मैं जब अध्यक्ष था, मैंने कहा ना, हम 21 विधायक जीत कर आए थे 200 में से, 21 से 100 तक हम लोगों ने पहुंचाया। और 5 साल तक जब लोग कहते थे कि बहुमत आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन गई, अब सदियों तक कांग्रेस पार्टी दोबारा जिंदी नहीं होगी, तो उन 5 सालों में रजत जी इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, जेलों में गए, लाठी खाई, खून पसीना बहाया, धरने किए, घेराव किया और पार्टी को जिंदा कर हमने सबने मिलकर उसको सरकार बनाने लायक बनाया। और हमेशा पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारें पार्टियां नहीं बनाती हैं। तो आरोप तो बहुत से लगते हैं, आप भी आज बहुत सारे आरोप लगा रहे हो, लेकिन जनता तय करेगी कि आरोप सही है कि नहीं। आरोप अगर पार्टी के लीडर लगाएं, राज्य के मुख्यमंत्री लगाएं, वो ये कहें कि सचिन पायलट ने अमित शाह और गजेंद्र शेखावत के साथ मिलके एमएलए को मानेसर के रिजॉर्ट में रख लिया। मैंने कहा ना, ये सारे आरोप आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लग रहे हैं। हकीकत यह है, लेकिन ले तो गए थे आप 18 एमएलए को। हम लेके नहीं गए थे, हम सब मुद्दे को लेकर दिल्ली आए थे नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए। और हमारी बात को पार्टी ने सुना, पार्टी ने कमेटी बनाई, उन बातों को सही माना, उस पर कार्रवाई करी और फिर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर, उनसे काम हम लोगों ने करवाया। और हम लोगों ने, मैं नहीं बनना चाहता था, मैं वही कहा ना, पद की अगर इतना मोह और प्रेम होता तो बहुत पहले ले लेते, लेकिन कुछ इश्यूज़ को लेकर हमने स्टैंड लिया था और इश्यूज़ पे मैं आज भी कायम हूँ। हमारी सरकार थी, मुझे लगा कुछ ऐसे इशू हैं जिस पर हम लोगों को और कार्रवाई करनी चाहिए। नौजवानों के इश्यूज़ हैं, पेपर लीक के इश्यूज़ हैं, जॉब्स के इश्यूज़ हैं। और हमारी सरकार में अगर कार्यकर्ताओं के साथ मुझे लगा कि हम और उनको बढ़ावा देते, उनको और हम मान सम्मान से रखते, तो हो सकता है कि और अच्छे परिणाम हमारे आते। सचिन जी, आप कैसे भूल जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा ये निकम्मा है, नकारा है, सचिन पायलट कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा, आपने ये बात बोली, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अपने मुंह से आज तक किसी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो मैं उचित नहीं मानता हूं। अब किसी और ने क्या बोला नहीं बोला आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो गई हैं। अब जो रात बीत गई, बात गई, उसको छोड़ देना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए। पुरानी बातों को कैसे छोड़ दें? उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई
और आप तो ये कहते थे कि इनकी लीडर सोनिया जी नहीं है, वसुंधरा हैं। चर्चा उस टाइम होती थी और ऐसे कुछ वाक्य सामने आए कि उस बात को मैंने बोला था और मैंने कहा उन्होंने बहुत कुछ बोला था, मैंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन जब हम बैठ के हमने बात करी और समझा कि अब आने वाला समय इलेक्शन का है, तो उन सारी बातों को विराम देके, क्योंकि मैंने इशू उठाए थे रजत जी, मैंने एक यात्रा निकाली थी, मैं पैदल चला था, पब्लिक के बीच में गया था और मैं चाहता था कि हम सही समय पर कुछ कोर्स करेक्शन करें। देखो, जब तक हम युवाओं नौजवानों के अंदर उनके कॉन्फिडेंस को हम ख़त्म कर देंगे, अगर उनको उनके अंदर जो विश्वास है सिस्टम के अंदर वो कोलैप्स हो जाएगा, तो हम किस बात की राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगा हमें कुछ कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत थी, इसलिए उन मुद्दों को मैंने उठाया था। बहरहाल जब हम बैठ कर चर्चा करी, इलेक्शन सर पर आ गए, हम सब ने कहा कि इश्यूज़ को विराम देकर चुनाव लड़ना चाहिए, हम चुनाव लड़कर जीतेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे, और इसीलिए हमने मिलकर चुनाव लड़ा। और इसलिए आपको कहा ना मैंने, हम 200 में 70 एमएलए जीत कर आए इस बार, पिछली बार 21 ही रह गए थे, तो हम लोगों ने मेहनत की तभी परिणाम आया। लेकिन उन 70 एमएलए में एक सचिन पायलट भी जीत कर आया है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था ये देशद्रोही है, आपके खिलाफ केस बनाया था। मुझे लगता है कि आपको एक अलग अदालत बनानी पड़ेगी, उनको बुला के उनसे पूछना पड़ेगा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन ये राजद्रोह का मुकदमा, ये सब कार्रवाई, तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ उसकी कुछ कारण तो होगी ना, ऐसी तो कोई बेवफा नहीं होता, कोई कुछ तो बात हुई होगी ना। तो ये सारे प्रकरण सामने आए थे, इसीलिए हम सब हमारे साथी हम दिल्ली आए थे, हम बात को रखा था और लंबी चर्चा उस समय हुई थी। आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल जी, उन सबसे चर्चा कर हमने इन इश्यूज़ का समाधान निकालने की कोशिश की थी, तब आगे बढ़े थे। ये भी सच है कि आपकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री ने आपको सर्विलेंस में रख दिया था, आपकी मूवमेंट ट्रैक होती थी, फ़ोन टैप होते थे। अब ये मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। अखबार में क्या पढ़ा? ओएसडी लोकेश शर्मा उन्होंने कहा, रिकॉर्ड पर कहा। ये सवाल क्या आपका, आपने बोल दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता था कि आपका फ़ोन टैप हो रहा है, सर्विलेंस हो रही है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा, तो थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ मेरे को जब मैंने अखबार में पढ़ा। तो कभी आपने जाकर अपनी पार्टी की लीडरशिप को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को ये बताया नहीं कि ये सब हो रहा है मेरे साथ? मैंने कहा ना, जब मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो बाद में जब ये स्टेटमेंट आया अखबार में तब मैंने पढ़ा इस बारे में। और जो पब्लिकली वो आपके बारे में कह रहे थे कि इन्होंने सरकार तोड़ने की कोशिश की। अब मैं कह रहा हूँ ना, ये काल्पनिक बातें एक नहीं 100 लोग बोलते हैं और रोज बोलते हैं। अब हर बात का तो जवाब नहीं का बोलना मैटर करता है। मैंने कहा ना, इस प्रकार की बातें आज पहली बार नहीं हो रही, 5 साल में लगातार सुनता आ रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग चाहते थे कि ये जो हम बार बार सरकार बनाते क्यों रह जाते हैं, कोई कारण रहे होंगे, उन कारणों पे कार्रवाई करते, ब्यूरोक्रेट्स पर हम ज़्यादा विश्वास ना करते, अपने कार्यकर्ताओं पर करते, अपने वर्कर्स पर करते, उनको महत्व देते, उनको संभाल के रखते, तो परिणाम बेहतर आ सकते थे। और यही हमारा झगड़ा इस बात का था कि जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, कुछ उसमें जनरेशनल गैप भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी पार्टी को दोबारा सरकार में कैसे लेकर आए। ये बता दीजिए कि क्या आपने बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश की? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस सरकार को बनाने में मैंने 5 साल अपने जूते घिस दिए, उस सरकार को काहे को तोड़ेंगे हम तो सरकार में चाहते थे कि हम लोग बेहतर उसको और गवर्न करके दोबारा सरकार रिपीट करें। इसलिए तोड़ते क्योंकि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और अशोक गहलोत ने आपको आउट कर दिया। मैं ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, मैं तो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसको वो निकम्मा कहते थे। मैंने कहा रजत जी, मैं क्या बोलता हूं उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन और कोई क्या बोल रहा है उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं आपको? नहीं, आपने भी बहुत सारी बातें कही। आपने भी समय समय पर कहा कि मैं वसुंधरा राजे के खिलाफ इंक्वायरी कराना चाहता हूं, मुख्यमंत्री नहीं करा रहे हैं। मैं तो उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच कराने की मांग कर रहा था, और ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था, हमने हर मंच से कहा था कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस गति से और जिस तीव्रता से जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी उस समय। आपने पेपर लीक की जांच के बारे में भी आंदोलन किया था। मैंने कहा ना भाई, मैं नौजवानों की अगर बात नहीं रखूंगा और मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, उस बात को मैं नहीं बोलूं तो मेरा ज़मीर गवाह नहीं देता था, इसलिए बात को रखा मैंने। तो आपकी बात सुनी नहीं गई? कार्रवाई हुई उस पर, लेकिन उसके बाद एकदम से चुनाव आ गए तो तहकीकात पूरी नहीं हो पाई थी। जनता हमसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि आपने जो कॉपी लीक पे बहुत ज़ोर शोर से मुद्दे को उठाया था,
तो उस पर हुआ तो कुछ नहीं, और जो प्रदेश के युवा थे वो ऐसे ही नाराज़ हो गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कार्रवाई हुई थी, एक जांच गठित हुई थी उसके ऊपर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसकी जांच कर रही थी और कुछ लोगों को पकड़ा था। मेरा ये कहना था कि जो छोटे मोटे दलाल हैं उनको पकड़ने की बजाय हम उन लोगों तक पहुँचें जो हो सकता है इस पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड हों, वो चाहे अधिकारी हों चाहे प्रभावशाली लोग हों, वहाँ तक वो जांच पहुँचनी चाहिए थी। ये मांग मैंने रखी थी। अब जो नई सरकार बनी है इससे आप ये मांग करेंगे? आप तो अब विरोधी दल में हैं कि पेपर लीक की जांच होनी चाहिए। जांच चल रही है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ इसकी तह तक पहुँचना चाहिए और लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम्स, हमारे पेपर लीक नहीं होंगे। हमारे यहाँ जो एक धारणा बन जाती है नौजवानों के अंदर कि हमको न्याय नहीं मिल पाता, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। उस धारणा को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जो नई सरकार बनी है ये कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे, लेकिन प्रतिशोध की भावना से ना करे। ये सिर्फ कांग्रेस को बातों से हमेशा ही लगता रहा है कि जैसे अशोक गहलोत कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और आप उनके बारे में बार बार कह रहे थे। नहीं, मेरा किसी का व्यक्तिगत मेरा झगड़ा किसी से नहीं है और जांच मैंने कहा हो रही थी, कुछ एक लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि भाई जो लोग बिग फिश है वहां तक पकड़ना चाहिए उन लोगों को। हमने बहुत चर्चा की है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे बगावत करने के, लेकिन जब आपका मामला सेटल हो गया, पार्टी हाईकमान अशोक गहलोत को दिल्ली लाना चाहती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी। खरगे जी गए, माकन जी गए, लेकिन एमएलएस को उन्होंने मिलने दे दिया उनसे। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय मीटिंग रखी थी एमएलएस की, लेकिन विधायक नहीं पहुंचे और इसके बारे में खुद अशोक गहलोत जी ने इस बारे में माफ़ी मांगी थी सोनिया गांधी जी से कि वो मीटिंग नहीं हो पाई थी और शायद पहली बार हुआ था कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग ही नहीं हो पाए। तो उसके बारे में उन्होंने अफसोस जाहिर किया था, माफ़ी मांगी थी, पब्लिकली मांगी थी। तो उन्होंने समझाया था कांग्रेस मिसेस गांधी को उस टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारी एमएलएस की मीटिंग ही नहीं हो पाई थी उस समय। आपके जो सपोर्टर्स एमएलएस थे वो भी नहीं पहुंचे थे? इसमें नहीं, हम सब ऐसा है, इसमें कोई तेरा मेरा नहीं था। ये तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी और सबको इकट्ठा मीटिंग में आना था। तो कुछ लोग, कुछ विधायक, कुछ मंत्री उस मीटिंग में नहीं आ पाए थे, इसलिए मीटिंग हमारी हो ही नहीं पाई और दोनों ऑब्जर्वर्स बिना मीटिंग करे वापस आ गए थे। उसकी रिपोर्ट दी थी, बाद में उनको बुलाया दिल्ली, मुख्यमंत्री जी को बात की, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया होगा अपना सोनिया जी को और खरगे जी को। उस टाइम सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारी मीटिंग ही नहीं हो पाई। मीटिंग होती, उसमें क्या निर्णय आता वो बात की बात थी, लेकिन मीटिंग ही नहीं हो पाई, ये बड़ा गलत था। मैंने अशोक गहलोत के इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें वो कह रहे थे कि उस मीटिंग से पहले ये चर्चा शुरू हो गई थी कि एमएलए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कांग्रेस हाईकमान भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन जिस आदमी की वजह से हमारे एमएलए कई दिन रिजॉर्ट में कैद रहे, उसको कैसे मुख्यमंत्री बना देते? अब वो तो अब पुरानी बातें हो गई, लेकिन अगर मीटिंग हो जाती तो पता पड़ जाता ना क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन मीटिंग ही नहीं हुई। क्या हो जाता अगर मीटिंग हो जाती? उसकी जो निर्णय आता विधायकों का आता हो सामने, लेकिन मीटिंग ही ना होना उसको मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि हम तो वहाँ बैठे थे, मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन ये अचरज की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री ने एमएलए की मीटिंग नहीं होने दी, चाहे बाद में माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया गया। ये तो निर्णय पार्टी का है ना। पार्टी को लगा कि अब जो निर्णय हमने ले रखा है उस पर कंटिन्यू करना है, कोई चेंज नहीं लेके आना है, तो हम सब ने उस निर्णय को माना जो पार्टी ने निर्णय लिया। आपने कभी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से इस बारे में बात की है? अब आप इसको कितना कुरेदोगे बता दो मेरे को अभी से। आप 1.5-2 साल हो गए उस बात को कहे जा रहे। सारी बात हुई थी, मैंने शुरू में कहा आपको एक लाइन में, वो विधायकों की मीटिंग नहीं हुई, वो बड़ा गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बारे में मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांग ली, बात खत्म हो गई, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर चुनाव आ गए। इसको कुरेदने की बात नहीं है। ये बातें वो हैं जिस पर आपने कभी सीधे जवाब नहीं दिए। आपको मैं और सीधे क्या जवाब दे सकता हूँ? आप मुझे पूछ रहे हो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आपकी मैं बात मान लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कुरेदना। बहुत इतना कुरेदने की बात कह रहे हैं। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सचिन पायलट पर इल्जाम और सवाल का एक और। ठीक है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट पर आरोप है कि आपने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया। सचिन, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं आपको। इस तस्वीर में आप हैं, कांग्रेस पार्टी में एक जमाने में आपके बड़े करीबी दोस्त थे, वो सब हैं। ये दोस्त कहते हैं कि सचिन बेवफा निकला, हम सब बीजेपी में चले गए, ये कांग्रेस में रह गए। आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछड़े सभी बारी बारी। वफा तो पार्टी से है ना, तो उसको तो निभाया है। अब दूसरा, हर व्यक्ति, तो किसी का भी दोस्त हो, किसी का भाई हो, हर इंसान को ये छूट है कि वो किस विचारधारा में अपना काम करना चाहता है, किस दल को ज्वाइन करना चाहता है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कोई लोग पार्टी छोड़ गए, कोई ज्वाइन कर गए। ये व्यक्तिगत निर्णय होता है और समय बताएगा कि किसका कौन सा निर्णय सही था, गलत था। क्योंकि अंतिम जो जज है, अंतिम इसमें जो जज है वो जनता है। पब्लिक निर्णय करेगी कि आपका निर्णय सही था, गलत था, पहली बात। दूसरी बात, मेरा आपसे ये असहमति है रजत जी। आपने ये 3, 4, 5 लोगों का नाम दिखा के मुझसे कहा कि ये सब अलग अलग कांग्रेस पार्टी छोड़ के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन जब कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ गए थे, तब आपने बुजुर्ग नेताओं से पूछा था कि वो कब पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस? ये गुलाम नबी आज़ाद को आपकी अदालत में बुलाया था, यहीं बैठे थे जहां बैठे हैं, और मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा मैंने इसलिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि मुझसे कहा जाता है 24 घंटे मोदी को गाली दो। देखिए, अब जो व्यक्ति पार्टी छोड़ गया वो अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, पहली बात। यही बात मिलिंद देवरा ने भी कही है। हमसे कहा जाता है कि हर बात पर मोदी को गाली दो। मिलिंद देवरा ने यहां तक कहा कि अगर मोदी जी ये कह दें कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो भी उनको गाली दे दो। नहीं, मैंने कहा ना, जो व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात को रखता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमें कभी कुछ बोला जाता है। लेकिन विपक्ष में रहकर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, मुद्दों पर, सिद्धांत पर, इश्यूज़ पर, पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोगों को बात रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक ज्वलंत डेमोक्रेसी की पहचान है। अगर हम सब में हाँ जी कहते रहें तो काय का विपक्ष है? हम सबसे सहमत होते रहें, एक्सेप्ट करते रहें, अपनी बात को ना रखें। और इस देश में हमेशा दो राय होनी भी चाहिए। संवाद हो, डिबेट हो, निष्कर्ष निकल कर आए, तभी तो बेहतर परिणाम आएंगे। अब सब लोग एक ही बात बोलें, सभी हाँ बोलते रहें, तो फिर क्या विपक्ष, क्या डेमोक्रेसी है? लेकिन बात को बोलना कोई गलत नहीं है। ये बात सच है, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन बहुत से लोग पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है रजत जी, 23-24 साल में मुझे मेरी पार्टी ने जब जहाँ कहा वहाँ मैं मजबूती से लड़ा हूँ, पूरा काम किया है, पूरी मेहनत से किया है, स्टेट में, सेंटर में, जहाँ मुझे दायित्व दिया गया है। और मैंने कभी मेहनत से काम करने में कभी संकोच नहीं किया। और जब मुझे कोई काम मिल जाता है फिर मैं उसको पूरा करके छोड़ता हूँ और पूरी ताकत से करता हूँ, और मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कर्म ही पूजा है। आप कर्म करोगे। और दूसरा रजत जी, आपने कहा कि ये पद नहीं मिला, उस कोई मेहनत खराब नहीं जाती, कोई मेहनत वेस्ट नहीं होती। आप मेहनत करोगे और पब्लिक सब देखती रहती है। इसलिए हम लोग जिस दिशा में निकले हुए हैं उसमें हम लोगों को संघर्ष करना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हम विपक्ष में 10 साल से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 चुनाव हार गए तो इससे हमारा फ्यूचर डिटरमिन होने वाला है। समय बदलता रहता है, जनता समझदार है। मानता हूं कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिली, आपको पार्लियामेंट में मेंबर बनाया, आपको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, या राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, या फिर 7 साल स्टेट प्रेसिडेंट रहे, आपने हर जगह मेहनत की है, अच्छा काम किया, पार्टी के लिए डिलीवर किया है। इसीलिए लोग ये पूछते हैं कि आपके जो बाकी साथी थे वो क्यों एक एक करके छोड़ गए, चाहे मिलिंद देवरा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो। ये सब यंग लीडर थे जिनको पार्टी ने जिम्मेदारियां दी थी। कोई तो वजह होगी। देखिए, कोई ना कोई डिससेटिस्फैक्शन होगा, कुछ असहमति होगी, कुछ अनकंफर्टेबल होंगे, या हो सकता है उनको लगता होगा कि मेरा राजनीतिक करियर इस दिशा में नहीं, उस दिशा में है। ये व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन सिर्फ 5 लोगों तक सीमित क्यों करें हम? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी तो कर रहे हैं, अलग अलग दलों से, अलग अलग दलों से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चुनाव से पहले चलता रहता है, आना जाना। उसमें बहुत ज़्यादा मैं देखिए, जब चुनाव का वक्त होता है, जैसे पंजाब में चुनाव था, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे,
बीच रास्ते में से उनको घोड़े से उतार दिया, और जिन सिद्धू जी को बनाया वो आजकल बगावत कर रहे हैं। वो तो देखो, ऐसा है राजनीति में कभी भी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। वर्तमान में जो सही होता है वो करना चाहिए, और हर व्यक्ति अलग होता है। आप किसी एक व्यक्ति को लेकर बाकी को नहीं आंक सकते हैं। हर इंसान की अलग फितरत होती है, अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो जिसको जो निर्णय लेना है वो लें, मुझे मेरा निर्णय लेना है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि रणनीति के तौर पर कई बार गलतियां हुई? अब मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए सब लोग कमलनाथ जी को ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने सारा कैंपेन चलाया, अपने हिसाब से कैंपेन किया, किसी को हाथ नहीं रखने दिया, इस वजह से हारे। देखिए, हारने के बहुत से कारण हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ किसी कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, सामूहिक नेतृत्व होता है, मिलकर लड़ते हैं। अगर जीत होती सबकी होती है, हार है सबकी हार है। एक जयवीर शेरगिल, वो भी पार्टी छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम कांग्रेस में जब तक थे, हमारी फौज का जनरल था। राहुल गांधी ऐसा जनरल है जो अपनी फौज पर गोलियां चला देते हैं। गलत बात है यार। देखो, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा नौजवान लोगों को मौका दिया है। और जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो चर्चित चेहरे हैं। ऐसे बहुत से नौजवान हैं देश में, कोई महापौर है, कोई पार्षद है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, जिनको आप जानते भी नहीं हैं। उन लोगों को आगे आने का मौका दिया। यूथ कांग्रेस में चुनाव करवाए हैं, और जो पृष्ठभूमि जिनकी राजनीतिक नहीं है उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिला है। क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, आज हम चुनाव नहीं जीते तो बड़ा आसान है आरोप लगा देना, लेकिन वो भी समय था जब कांग्रेस सरकार में थी, तो जो वो करते थे बढ़िया लगता था लोगों को। तो ऐसे समय के साथ साथ व्यक्ति को नहीं बदलना चाहिए। सर्कमस्टांस बदलते हैं, लेकिन हमें अपने रास्ते पर रहना चाहिए। अगर कुछ मन में बात हो साफ साफ बोल देनी चाहिए। और अगर बोलो भाई मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे वहाँ बेहतर ऑफर है, तो साफ साफ बोलना चाहिए। लेकिन अपने नेता को गाली दे के जाना, मैं उसको गलत मानता हूँ। 2013 में जैसे भी आपने ही बताया कि हमारी 21 एमएलए आए थे, और 2018 में पार्टी को आपने स्टैंड करा। अगर पिछले 8 साल में देखा जाए तो किसी राज्य की सरकार की जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही है वो राजस्थान की ही सरकार की रही है। हमने आपको काफ़ी टाइम देखा धरने आंदोलन में। तो आज आप वर्ल्ड की मतलब फेमस शो में आपकी अदालत में बैठे हैं, तो आप बताइए, आपको सीएम ना बना के आपके साथ न्याय हुआ अन्याय हुआ? क्योंकि उस टाइम सब जगह आप ही का चेहरा होता था। सचिन पायलट ही वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि तकदीर और किस्मत में जो लिखा है ना, उसे को रोक नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे को दे नहीं सकता। और दूसरी बात, असली न्याय और अन्याय करने वाला वो है नीली छतरी वाला, वो करता है। तो हमें तो मन खोल के मेहनत करना है, और लोगों का प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है, इससे बड़ी पूंजी दुनिया में कोई नहीं है। बाकी पद मिले ना मिले वो बात की बात है, और जो होगा बढ़िया होगा। लेकिन जीवन का हर दिन संतोषजनक होना चाहिए, लोगों की बद्दुआएं नहीं लगनी चाहिए, और मन और दिमाग साफ करके काम करना चाहिए। आप इतना कर लो तो जीवन सफल है। बाकी पद पोस्ट, और आप कह रहे हैं पद, ऐसे कितने लोग हैं बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, कोई नहीं पूछता, किसी को नाम याद नहीं लोगों के। तो कम से कम ये प्रभु की कृपा है कि सब जगह जहाँ जाते हैं लोगों का आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, अपनापन मिलता है, और ये बहुत ऊर्जा देता है राजनीतिक कार्यकर्ता को काम करने के लिए। ऐसा नहीं है भाई, सबने मिलकर मेहनत की थी, और हो सकता है इससे कोई बहुत बड़ा और फल बैठा हो कहीं लेने के लिए हमारे लिए। सर, आपके इंटरनेट पे एक वीडियो है जिसमें आपने 51 मीटर लंबा साफा सिर्फ 2 मिनट में बांध लिया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार यहाँ पे फिर से वो करके दिखाएं। प्लीज सर। ठीक है, वेलकम बैक। आज हमने सवाल पूछे, मुकदमा चलाया कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज संजीव श्रीवास्तव के फैसले का। देश के जो सबसे तीखे और
पहले सवाल पूछने वाले प्रोसिक्यूशन के रजत शर्मा जी के सामने इतनी मजबूती से आपने अपना पक्ष रखा सचिन, इसके लिए आप सच में प्रशंसा के पात्र हैं। और अदालत सिर्फ ये कहना चाहती है कि आप देश की उम्मीदों में से एक हैं, युवा हैं, ओजस्वी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे आपने खुद कहा शिक्षित हैं, अच्छी प्री डिग्री से आते हैं, जैसे प्रोसिक्यूशन वकील ने कहा राजेश पायलट जी इतने बड़े जनप्रिय लोकप्रिय नेता थे। तो उस विरासत को आपको आगे बढ़ाना है, तो अदालत इसलिए आपको निर्देश देती है आज कि आप इतनी ही बेबाकी से, इतनी प्रतिबद्धता से और इतनी कर्मठता से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहें। और किस तरफ जाएं आप या नहीं जाएं वो तो आपकी व्यक्तिगत सोच होगी, जैसे आपने स्वयं कहा, लेकिन एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष में अब बहुत जो कम चांद सितारे की तरह लोग रह गए उनमें से एक आप हैं। तो देश की उम्मीद है कि आप लोकतंत्र को और विपक्ष को मजबूत करेंगे और इस पे कायम रहेंगे। मुझे लगता है हमारे देश की राजनीति को सचिन पायलट जैसे शालीन, इनके जैसे इंटेलिजेंट और इनके जैसे कर्मठ लोगों की बहुत ज़रूरत है। मेरी दुआ है ये सफल हों, बुलंदियों पर पहुँचें, बड़ी जिम्मेदारियां संभालें और देश की जनता का प्यार इनको इसी तरह मिलता रहे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।